हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल 360 डिग्री एनालिसिस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 2018-19 क्वांटम मैकेनिक्स एमएससी थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम की डेट्स रिलीज हो चुकी हैं, हमारे पास 15 दिन से भी कम वक्त का समय है और अगर आपने पहले से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बट मैं चाहूंगी कि आप फिर भी इस वीडियो को देखें क्योंकि इस वीडियो में न सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे बल्कि हम उसके आसपास के सभी क्वेश्चंस जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। WKB approximation is applicable to situation in which the wave equation can be separated into one or more। देखिए ये क्वेश्चन बोलता है कि WKB approximation जो रहता है ना उसको आप उपयोग कर सकते हैं उन सिचुएशंस में जब आप एक वेव इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं एक या एक से अधिक। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस पे अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको बोलता है कि WKB approximation में आप अपने इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं किस में। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा बी। तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा बी। WKB अप्रोक्सीमेशन में आप अपनी वेव इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में विथ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया, बट इससे और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन की। सबसे पहली बात, WKB अप्रोक्सीमेशन एक सेमी क्लासिकल थ्योरी है। क्या है? एक सेमी क्लासिकल थ्योरी है। तो ये याद रखिएगा। सेमी क्लासिकल थ्योरी क्यों? क्योंकि इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स एज वेल एज क्वांटम मैकेनिक्स दोनों का यूज होता है सॉल्व करने में। WKB अप्रोक्सीमेशन का नाम जो है ना उनको डेवलप करने वाले 3 साइंटिस्ट वेंजल, क्रेमर और ब्रिलवेन के ऊपर रखा गया है। साइंटिस्ट की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है बट यही तीनों साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे WKB अप्रोक्सीमेशन को WKB अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। WKB अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल है उन सिचुएशन के लिए जब आप वेव इक्वेशन को एक या एक से अधिक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप तोड़ सकते हैं और हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये स्टेटमेंट जो है ना ये शिफ की बुक से लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी शिफ की बुक से आया हुआ है, LI शिफ क्वांटम मैकेनिक्स की बुक। WKB अप्रोक्सीमेशन क्या करता है? डायरेक्ट सॉल्यूशन देता है वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन का। किनका? वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो इनको याद रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एप्लीकेबल है उन पोटेंशियल के लिए जो कि स्लोली वेरिंग होती है। स्लोली वेरिंग मतलब ऐसे पोटेंशियल जिसमें बहुत आराम से और धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आता है ना, उनमें WKB अप्रोक्सीमेशन क्या है? वैलिड होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द फेज फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय अल्फा ऑफ WKB सॉल्यूशन फॉर टर्निंग पॉइंट दैट आर नॉट लोकेटेड एट रिजिड वॉल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए WKB अप्रोक्सीमेशन कहाँ वैलिड है? स्लोली वेरिंग पोटेंशियल के लिए। मतलब ऐसा पोटेंशियल जो ऐसे भड़ाक से ऐसे चेंज नहीं होता बट ऐसा स्लोली वेरिंग है ना, वहां पे WKB अप्रोक्सीमेशन जो है वो सही बैठता है। अब टर्निंग पॉइंट किसको बोलते हैं? मान लीजिए एक पेंडुलम है, ये इस तरीके से मूव करता है देन यहाँ से वापस आता है, तो ये पॉइंट इसका क्या है? टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? जस्ट चेंज कर रहा है। अब ये टर्निंग पॉइंट ना 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये रिजिड वॉल हो सकता है, मतलब कोई कठोर वॉल थी जहां से कोई चीज टकरा के मुड़ी, और दूसरा क्या हो सकता है? रिजिड वॉल नहीं भी हो सकती। जैसे अब इसका भी मोटा मोटा एग्जाम्पल दूंगी तो जैसे एक बॉल है, वो एक दीवार से टकरा के वापस आती, तो ये एक रिजिड वॉल थी जहां से टकरा के वापस आई। बट पेंडुलम के केस पे कोई भी रिजिड वॉल नहीं था। तो अगर आपके पास एक रिजिड वॉल है उस सिचुएशन पे जो आपका फेस फैक्टर होता है ना वो होता है 0, और अगर पास रिजिड वॉल नहीं है उस समय जो फेस फैक्टर होता है वो होता है π/4। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपके क्वेश्चन में उस सिचुएशन को पूछा है जबकि रिजिड वॉल नहीं थी, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ना वो हो जाएगा π/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये दोनों सीन याद रखिएगा। अगर वहां पे रिजिड वॉल है तो आंसर आएगा 0 और अगर रिजिड वॉल नहीं है तो आंसर आएगा π/4। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि आता है वेरिएशनल मेथड से। ये क्वेश्चन बोलता है कि इन वेरिएशनल मेथड द एस्टिमेटेड एनर्जी इज ऑलवेज। जब आप एक वेरिएशनल मेथड को यूज करते हैं तो आपकी जो एस्टिमेटेड एनर्जी रहती है वो कैसी रहती है? तो याद रखिएगा कि एस्टिमेटेड एनर्जी रहती है ना वो या तो अधिक आती है या तो इक्वल आती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी की। ठीक है, अब वेरिएशनल मेथड के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी स्क्रीन पर। Variational method is an approximation method for ground state energy. Variational method approximation method है ground state energy को कैलकुलेट करने के लिए।
ठीक है। और वेरिएशन मेथड जो होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं और उस ट्रायल वेव फंक्शन की सहायता से हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी को सॉल्व करते हैं। अब आपकी जो कैलकुलेटेड एनर्जी रहती है वो या तो ज्यादा हो सकती है या तो बराबर हो सकती है आपकी एग्जैक्ट एनर्जी के। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जो थोड़ा सा हेडेक वाला क्वेश्चन है। देखिए, the ground state energy of delta function potential by variation method is given by, इसमें बोलता है कि अगर आप डेल्टा फंक्शन लेंगे और उसके लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको मैंने सॉल्व किया था तो मुझे सॉल्व करने में काफी टाइम लगा था, तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सभी प्रैक्टिस करें। अदरवाइज इसके आंसर को, हालांकि मैं ये बात बोलती नहीं हूँ, बट याद रखिएगा कि इसका आंसर -m अल्फा स्क्वायर पाई एच कट स्क्वायर, ये आंसर याद रखिएगा। अगर इन केस क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर आप सीधा टिक कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, बट अगर सॉल्यूशन की बात आती है तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की स्टार्ट कैसे होती है। हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है ना H, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो आप जानते हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होती है वो होती है एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, d2 dx स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या कंसीडर करने बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपको कंसीडर करने के लिए बोल रहा है कि आप डेल्टा फंक्शन लें, तो आप लेते हैं डेल्टा फंक्शन विथ ए कांस्टेंट a, ठीक है, एक कांस्टेंट a के साथ में। यहाँ पे आपको जो ट्रायल वेव फंक्शन लेना है ना, ट्रायल वेव फंक्शन, क्योंकि आप वेरिएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो वो हम गॉसियन वेव फंक्शन लेने वाले हैं, जो कि होता है इस तरीके से। अब यहाँ पे a जो है, a आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 2b अपॉन पाई होल की पावर 1/4। तो ये तीनों चीज जो है ना, ये हमको फिलहाल याद रख के चलनी है। स्टार्ट कैसे होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज एनर्जी निकालेंगे। तो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी का भी एवरेज निकालना पड़ेगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को साइन स्टार इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट -∞ से +∞ dx करना पड़ेगा। फिर सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट -∞ से +∞, ठीक है, साइन पोटेंशियल एनर्जी साइन स्टार एंड इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब हम इतनी चीजें करेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस चीज को डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। तब हम जान पाएंगे कि ओके चीजें किस तरीके से हो रही हैं। तो काफी लेंथी कैलकुलेशन होने वाली है। फिलहाल इन तीन चीजों को आप कैलकुलेट करके चलिए, इन्हीं पे बेसिस पे हम आगे काम करने वाले हैं। और मैं ब्लैक बोर्ड क्लीन करती हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले आता है आपका इंटीग्रेशन, हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, -∞ से +∞ a e⁻ bx स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू क्या है, h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल एक्स स्क्वायर, फिर से a e⁻ bx स्क्वायर, इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब ध्यान सीखिएगा, ये और ये a क्या है, आपके कांस्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, -∞ से +∞, यहाँ बचता है e⁻ bx स्क्वायर, इसको भी मैं कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देती हूँ, h कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो क्या बचा, d2 dx स्क्वायर, जो कि डिफरेंशिएशन करेगा e⁻ bx स्क्वायर का, एंड देन हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन होता है ना e⁻ bx स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या बचता है, e⁻ bx स्क्वायर, ठीक है, एंड देन bx स्क्वायर का अगेन डिफरेंशिएशन होता है, तो वहां से बचता है -2bx, ये बचता है। तो हम क्या करेंगे, ये 2b कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाएंगे, ठीक है, इस 2b को हम क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -2b a स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m, एंड देन इंटीग्रेशन -∞ से +∞ का, ठीक है। बचा क्या, e⁻ bx स्क्वायर डेल बाय डेल x, एक बार डिफरेंशिएशन बचा है, और अब बची है x e⁻ bx स्क्वायर, ठीक है, एंड देन हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये समझ में आया, डिफरेंशिएशन से बचा चीजें उसको हमने कैसे लिखा है, ओके।
अब इसको जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उतनी चीजें आने के बाद जो कांस्टेंट्स को हम बाहर ले जाएंगे और जो फाइनल लाइन आने वाली है ना, मैं उसको लिख रही हूँ, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा कि फाइनल लाइन जो है उसको मैं कैसे लिखती हूँ। तो मैं लिखती हूँ 4 h स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2m, इंटीग्रेशन होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट से x स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2bx स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन होगा, एंड देन माइनस 2b h कट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2m, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 2bx स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें हमारे पास बचेगी। पेशेंस से एक बार आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इस चीज को और इस चीज को हम गामा फंक्शन की मदद से इंटीग्रेट करते हैं। तो गामा फंक्शन की मदद से जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो हमारा जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहां पर, ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर बी अपॉन 2m, ठीक है। अब सेम तरीके से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करके हम पोटेंशियल एनर्जी को भी सॉल्व करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन पोटेंशियल एनर्जी साइन स्टार, ठीक है। तो हमारे पास है a e टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट a विथ डेल्टा फंक्शन, एंड फिर से दी हुई है a e टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से जो आता है आपका आंसर वो आता है a स्क्वायर a, ठीक है। अब ये जो a स्क्वायर है ये क्या है आपका, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था, और अगर मैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू डालती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है a अंडर रूट 2b अपॉन पाई, ठीक है, क्योंकि a जो है वो क्या था, 2b अपॉन पाई की पावर 1/4 था, तो 1/4 में पावर 2 करेंगे तो 1/2, और 1/2 को मैं रूट के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब जो हमारी टोटल एनर्जी थी उसको बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म के रूप में लिखना है, दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो हमने किस फॉर्म में लिया था, हमने तो हमारी जो सबसे फर्स्ट कंसिडरेशन लिया था वो माइनस में काइनेटिक एनर्जी थी और माइनस में पोटेंशियल एनर्जी थी। तो जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ हमारे कैलकुलेशन की, तो वो हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बी अपॉन 2m, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस a अंडर रूट 2b पाई। अब ये जो h था कांस्टेंट b के, b ही एक कांस्टेंट बचा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, और उस डिफरेंशिएशन को इक्वल्स टू 0 के कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये जो सॉरी डिफरेंशिएशन है ना, ये इसको जब हम 0 के कंसीडर करके सॉल्व करते हैं तो मुझे इस टर्म से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां से डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, a अपॉन अंडर रूट 2 पाई जो कि कांस्टेंट है, और सिर्फ अंडर रूट बी का डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट बी इक्वल्स टू 0। और जब मैं इस पोर्शन को फाइनली सॉल्व करूंगी तो मेरा b का वैल्यू आता है 2m स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई h कट की पावर 4, और इस b को वापस मैं पुट करूंगी इसमें, ये जो h की वैल्यू थी, ठीक है, इसमें जब मैं पुट करूंगी, इसमें इस b और b का वैल्यू डालूंगी, तो फाइनली मेरी जो एनर्जी कैलकुलेट होती है वो होती है a स्क्वायर m पाई h कट स्क्वायर। आई नो मैंने बहुत सारे स्टेप्स को यहाँ पे स्किप किया है, वो सिर्फ इसलिए कि वीडियो काफी लंबा हो जाता। अगर आप चाहते हैं इसका इंडिविजुअल सॉल्यूशन तो मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि इसके आंसर को अगर हम याद कर लेना तो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इतना लंबा सॉल्व करने का हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Born approximation is valid when kinetic energy of incident particle is। अब ये बोलता है कि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है या काम में आता है जब आपकी काइनेटिक एनर्जी रहती है वो क्या रहती है। तो इसका आंसर जो है ना सी है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन तब वैलिड होता है जब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, और स्कैटरिंग पोटेंशियल क्या हो, कम हो। तो इस सिचुएशन को याद रखिएगा, ठीक है। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के ऊपर जो आपको याद रखना है वो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर। The Born approximation is valid for large incident energy and weak scattering potential. That is, when scattering potential is much smaller than the particle's incident energy, then scattered wave can be considered to be a plane wave.
इन शॉर्ट स्कैटरिंग पोटेंशियल कम होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। और जब आपका सीन ऐसा रहेगा तो आप क्या करते हैं, आप मानते हैं कि स्कैटर्ड वेव जो रहती है ना वो एक प्लेन वेव रहती है, यानी कि आपकी जो स्कैटर्ड वेव पैदा होती है ना वो क्या होती है, उसको आप एक प्लेन वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट जो है ना जो आपको याद रखना है, समटाइम्स ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 6 क्वेश्चन आपको बोलता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर स्कैटरिंग फ्रॉम अ हार्ड स्फीयर एट हाई एनर्जी इज। देखो ये स्कैटरिंग का क्वेश्चन है, ये बोलता है कि अगर आपकी स्कैटरिंग एक हार्ड स्फीयर से हो रही है, ठीक है, और उस हार्ड स्फीयर के लिए क्या बोला हुआ है, उस हार्ड स्फीयर के लिए बोला हुआ है कि आपकी एनर्जी हाई रहेगी और आपकी एनर्जी लो रहेगी। तो फिलहाल हमारे ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन दिया वो किसका केस दिया हुआ है, एनर्जी हाई का केस दिया हुआ है। तो जब एनर्जी हाई रहती है उस केस में आपका जो आंसर रहता है ना वो आपका आंसर आता है 2 पाई ए स्क्वायर। और जब एनर्जी लो रहती है, जब आप लो एनर्जी का केस लेते हैं ना तो आपकी एनर्जी आंसर आता है 4 पाई ए स्क्वायर, जहां पे ए आपका क्या है, रेडियस है। 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो बोलता है कि एफ थीटा की वैल्यू 4 साइन थीटा प्लस आयोडा एफ कॉस थीटा है, तो उसके हिसाब से सिग्मा टी या समटाइम्स इसको सिग्मा टाउ भी बोलता है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपकी जो एफ थीटा है ना वो आपको क्या दी हुई है, 4 साइन थीटा प्लस आयोडा 5 कॉस थीटा, और आपको जो सिग्मा टी निकालने बोला है ना उसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो ध्यान सीखिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 4 पाई अपॉन के आई एम व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, तो उस हिसाब से क्या होगा 4 पाई कि आपका कांस्टेंट, m जो है ना वो बोलता है आयोडा वाले टर्म की वैल्यू, तो आयोडा वाला टर्म क्या है आपका 5 cos थीटा, और cos थीटा में थीटा को बोल रहा है 0 डिग्री पुट करने। अब आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहां से वैल्यू अगर 1 हो गई तो 4 5 20 पाई अपॉन के, तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो कि कट टू कट क्वेश्चन है कि पार्शियल वेव एनालिसिस में टोटल क्रॉस सेक्शन जो होता है ना उसका आंसर क्या आता है, ठीक है, पार्शियल वेव एनालिसिस में टोटल क्रॉस सेक्शन का आंसर क्या आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना कि 4 पाई अपॉन के स्क्वायर सिग्मा ओवर द रेंज एल 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल, इसका आंसर ना ये आएगा, ठीक है। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके क्वेश्चंस बन गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो कि अगेन बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है जो बोलता है कि ट्रांजिशन डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना उसका बिल्कुल कट टू कट आंसर है आंसर नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी कि ट्रांजिशन डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि बोलता है कि इन हार्मोनिक परटर्बेशन इफ ओमेगा एफ इज पॉजिटिव देन इफेक्ट ऑफ परटर्बेशन इज। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओमेगा एफ जो है ना जिसको ई एफ यानी फाइनल एनर्जी और ई आई माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन एच कट से है, उसको पॉजिटिव बोला है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तब होता है जब आपकी फाइनल एनर्जी ज्यादा है आपकी इनिशियल एनर्जी से। ऐसे सिचुएशन में जब आपकी फाइनल एनर्जी ज्यादा होती है और इनिशियल एनर्जी कम होती है, इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी क्या की गई है, एब्जॉर्ब की गई है। सिस्टम से एनर्जी क्या की गई है, एब्जॉर्ब की गई है, और इस चीज को हम स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, इस चीज को हम स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम ये सही रहेगा। केस को उल्टा करके देखते हैं, मान जाइए आपका ओमेगा एफ जो है वो अगर इस तरीके से दिया होता, ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आने का मतलब इनिशियल एनर्जी जो है ना वो ज्यादा है फाइनल एनर्जी से, तब क्या होगा, तब आपका सिस्टम एनर्जी को एमिट करता है, यहाँ से सिस्टम जो है एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, और इस चीज को हम स्टिम्युलेटेड एमिशन भी कहते हैं, इस चीज को हम स्टिम्युलेटेड एमिशन भी कहते हैं। तो होपफुली हमारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो चीजें किस तरीके से हो रही है आई थिंक आपको समझ में आ जाती। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की जो कि है आपकी स्क्रीन पर, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन द प्रोबेबिलिटी कर्व बिटवीन ओमेगा एम एल एंड साइन स्क्वायर ओमेगा एम एल टी अपॉन 2 द हाइट ऑफ पीक इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए ये क्वेश्चन ना टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन से पूछा गया है।
टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन में कुछ इस टाइप का कर्व बनता है, ठीक है, शायद आपने डिराइव किया होगा, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। ये ओमेगा ml वर्सेस साइन स्क्वायर ओमेगा t अपॉन 2 के बीच बनता है, ठीक है। अब इससे आप देखो, इस कर्व में तीन चीजें हैं, एक तो हाइट जो किसके प्रोपोर्शनल होगी वो हमें बताना है, बट क्वेश्चन विड्थ के ऊपर भी आता है कि इसकी जो विड्थ होती है यानी इस कर्व की जो चौड़ाई होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया अंडर कर्व यानी इस कर्व के अंडर का जो पूरा एरिया है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आएगा टी स्क्वायर, कि हाइट जो है वो टाइम के स्क्वायर के मतलब प्रोपोर्शनल होती है। बट अगर यहाँ पे विड्थ की पूछ जाए तो विड्थ 1 अपॉन टी के प्रोपोर्शनल होता है, चौड़ाई जो होती है ना 1 अपॉन टी के प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया जो है सिर्फ टी के प्रोपोर्शनल। तो आपको इन दोनों को भी याद रखना है, हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ इसकी बात की गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि बोलता है कि फर्मी गोल्डन रूल, इन फर्मी गोल्डन रूल द टोटल ट्रांजिशन रेट बिकम्स, ठीक है, फर्मी के गोल्डन रूल के हिसाब से जो टोटल ट्रांजिशन रेट रहता है ना वो क्या हो जाता है, तो इसका आंसर है बी, कांस्टेंट। तो अब फर्मी के गोल्डन रूल के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इट्स ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी। फर्मी के गोल्डन रूल के हिसाब से for constant perturbation if we wait long enough total transition rate becomes constant, if we wait long enough total transition rate becomes constant। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि अब से रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोलता है द आइगन वैल्यू ऑफ डिराक मैट्रिसेस आर। अब यहाँ पे जब मैं शुरू करूं इस चैप्टर को मतलब आगे के ऑब्जेक्टिव को, कुछ चीजें आप याद रखिए। सिग्मा जो होता है ना ये होता है पाउली का स्पिन मैट्रिसेस, सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, पाउली का स्पिन मैट्रिसेस, और अल्फा या बीटा होंगे वो होंगे डिराक के मैट्रिसेस। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, डिराक के मैट्रिसेस। सिग्मा स्क्वायर जो होता है ना इसकी वैल्यू बच्चे लोग 1 होती है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। बट सिग्मा जो होता है ना वो एक 2x2 मैट्रिक्स है, जबकि अल्फा यानी जो डिराक मैट्रिक्स होता है वो एक 4x4 मैट्रिक्स है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इनकेस अगर ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दिया तो आप बता सकते हैं काफी आसान तरीके से। तो फिलहाल हमें जो क्वेश्चन पूछता है ना वो बोलता है कि आइगन वैल्यू जो होती है डिराक के अल्फा बीटा मैट्रिसेस की वो क्या होती है। तो डिराक के जो अल्फा बीटा मैट्रिसेस रहती है ना इनकी आइगन वैल्यू ±1 होती है। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, सही है। 14th क्वेश्चन जो हमको पूछता है वो पूछता है कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किन के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मैंने बोला पाउली के स्पिन मैट्रिसेस है, तो यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में भी काफी काम आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सिग्मा एक्स जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो 0 1 1 0। सिग्मा वाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 माइनस आयोडा आयोडा एंड 0, और सिग्मा z जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1 0 0 -1, ठीक है। तो मुझे बोलता है सिग्मा x को मल्टीप्लाई करो सिग्मा y से, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो मेरा आंसर आता है आयोडा 0 0 माइनस आयोडा, ठीक है, जो कि मुझे इसके सिमिलर दिख रहा है क्या। बस फर्क ये है कि इस सिग्मा z के सामने अगर मैं आयोडा से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी आयोडा और माइनस आयोडा आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर मुझे सही लग रहे हैं। इस हिसाब से जो आपके ऑप्शंस में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके मतलब ऑप्शंस जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनको देखो। बी ऑप्शन जो है ना जो कि बोलता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आयोडा सिग्मा जेड, वो आपका सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रेस निकालना है आपको अगर आप अल्फा डॉट बी और अल्फा डॉट सी करते हैं देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ठीक है। ट्रेस ऑफ अल्फा डॉट बी एंड अल्फा डॉट सी, अब ध्यान से देखिएगा। अल्फा डॉट बी को मैं क्या अल्फा एक्स बी एक्स, अल्फा वाई बी वाई और अल्फा जेड बी जेड लिख सकती हूँ, ये सब कोर्स लिख सकती हूँ। और इस टर्म को भी अल्फा एक्स सी एक्स, अल्फा वाई सी वाई और अल्फा जेड सी जेड लिख सकती हूँ। अब मैं इस टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी, देन इस टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी, देन इस टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी। क्या आता है देखिए, अल्फा एक्स स्क्वायर बी एक्स सी एक्स, अल्फा एक्स अल्फा वाई
dx cy। इसको बस सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना है ना कि आप अल्फाबेट को आगे पीछे मत करिएगा, एग्जैक्टली जैसा लिखा रहा है वैसा ही लिखिएगा। अब इस टर्म की बारी आती है, अल्फा y अल्फा x by cx, अल्फा y स्क्वायर by cy, अल्फा y अल्फा z by cz। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की, अल्फा z अल्फा x bz cx प्लस अल्फा z अल्फा y bz cy एंड देन प्लस प्लस अल्फा z स्क्वायर bz cz। हम जानते हैं कि जो अल्फा x स्क्वायर है या अल्फा y स्क्वायर है या अल्फा z स्क्वायर है, ये सभी 1 होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये टर्म और ये टर्म, इसको मैं लिख रही हूं कुछ इस तरीके से। देखिएगा किस तरीके से लिखती हूं मैं, सिंपल अल्फा स्क्वायर bx cx by cy और bz cz। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, जो मैं करने वाली हूं थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। अल्फा x अल्फा y और यहाँ पे क्या है अल्फा y अल्फा x। अगर मैं इनका ऑर्डर पलट दूं, मतलब x को इधर कर दूं y को इधर कर दूं, तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो मैं इस टर्म को किस तरीके से लिख रही हूं, मैं इस टर्म को लिखती हूं माइनस अल्फा x अल्फा y, और ये होते ही ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जो x और z वाला टर्म है, यहाँ पे z और x वाला टर्म है, अगर मैं इन दोनों को पलट दूं, ठीक है, इसको x कर दूं इसको z कर दूं, तो यहाँ सामने माइनस लगेगा, ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर yz zy, तो इसमें सामने माइनस लगा के अगर यहाँ पे y कर दूं यहाँ पे z कर दूं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी आपके 3 टर्म्स तो हैं वो क्या हो गए 0 हो गए। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा देखो, अल्फा स्क्वायर जो है वो क्या है, भले वैल्यू 1 आती है बट एक 4x4 मैट्रिक्स होता है। 4x4 मैट्रिक्स मतलब इस तरीके से 1 होंगे, बाकी कंपोनेंट आपके क्या होंगे सारे 0 होंगे। ठीक है, तो इनको आपको प्लस करना है, इसको सिंपली इस टर्म को जो बचा हुआ है इसको मैं b डॉट सी लिख सकती हूँ, ये तो पूरे 0 हो गए। तो 1 + 1 + 1 + 1 4 b डॉट सी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर आएगा सी, विच इज 4 b डॉट सी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि बोलता है कि क्लीन गॉर्डन इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इज। ठीक है, एक फ्री पार्टिकल के लिए क्लीन गॉर्डन इक्वेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल कट टू कट पूछा है, तो इसका आंसर आपका 16 का आंसर बी आएगा। अब क्योंकि हम आ ही गए हैं इस क्वेश्चन पे, तो चलिए लगे हाथ क्लीन गॉर्डन इक्वेशन को डिराइव भी कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर में पूछ देता है। तो देखो बेसिकली हम एनर्जी की वैल्यू जानते हैं mc², बट जब हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं ना, तो ये एनर्जी होती है mc² + pc। ठीक है, और अगर सब तरफ स्क्वायर करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, जिसे मैं याद करने की टेक्निक बता रही हूँ। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर मैं ऑपरेटर के फॉर्म में लिखूं, तो एनर्जी होती है आयोडा h/del/t, इसका स्क्वायर m² को m² ही रहने दो, c⁴ को c। मोमेंटम होता है IH/del/x का होल स्क्वायर c²। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आयोडा का स्क्वायर मतलब -1, तो -h² del² इज इक्वल टू m² c⁴ प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, तो -h² del² c², तो c² को मैं सामने लिख देती हूँ। अब अगर मैं 3 डायमेंशनल चीजों से डील कर रही हूँ, 3 डायमेंशनल चीजों से, तो इस चीज को मुझे del² del⁴ प्लस del² del⁴ del² del⁻² लिखना चाहिए, या इन शॉर्ट मैं इसको लिख देती हूँ उल्टा ट्राइंगल, ये यानी कि नेबुला स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा -h² del² del⁻t² -m² c⁴ प्लस
सी स्क्वायर एच का टी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन तीनों टर्म्स को सी स्क्वायर एच का टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहां से बचेगा -1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच का टी स्क्वायर और प्लस डेल्टा स्क्वायर, और इसको हम अरेंज कर लेंगे तो फाइनल आंसर आता है डेल्टा स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच का टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है क्लीन गॉर्डन का इक्वेशन। तो होपफुली ऑब्जेक्टिव के साथ हमने डेरिवेशन को भी रिवाइज कर लिया, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इज। ये क्वेश्चन काफी इजी है। देखो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ये जो होता है किसके इक्वल होता है? माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, मतलब इनका ऑर्डर उल्टा कर दो, सामने माइनस लग जाता है। अब इस माइनस को आप इधर ले आओ तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव का आंसर है 17 का ए, जो कि है 0। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है अकॉर्डिंग टू डिराक्स थ्योरी अ पोजीशन इज। डिराक की थ्योरी के हिसाब से पोजीशन क्या होता है? ठीक है, तो देखो उसने डिफाइन किया था डिराक ने कि पोजीशन जो होता है ना वो एक अनऑक्यूपाइड स्टेट है नेगेटिव एनर्जी में, मतलब अनऑक्यूपाइड स्टेट इन नेगेटिव एनर्जी। बहुत ही डीप बात उसने बोल दी। अगला क्वेश्चन हमको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है? डिराक के मैट्रिसेस है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या होता है? आपके डिराक के मैट्रिक्स होते हैं। और डिराक के मैट्रिक्स का ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को जब आप प्लस करोगे ना तो वो आता है 0। ठीक है, यानी कि ट्रेस ऑफ अल्फा भी 0 होता है, ट्रेस ऑफ बीटा भी क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए हमारे 19 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए जो है वो क्या है? सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो बोलता है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा जेड स्क्वायर तीनों का एडिशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, सिग्मा एक्स स्क्वायर मैंने बोला था 1 होता है, सिग्मा वाई स्क्वायर भी क्या होगा हमारा? 1 होता है, सिग्मा जेड स्क्वायर भी क्या होता है? हमारा 1 होता है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर क्या आएगा आपका? 3 आएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है ना वो ए जो है वो क्या है? सही है। अब यहाँ पे बात जो आती है ना वो ये आती है कि जरूरी नहीं है आपको यही पूछे, समटाइम्स ये पूछ सकता है, समटाइम्स बोल देगा चलो ठीक है मुझे ये बताओ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर आपका 2 आएगा। तो होपफुली ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस सीरीज के अगले एपिसोड के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।